गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 145 ऑफ आईपीसी तक कंप्लीट कर लिया था, मींस अनलॉफुल असेंबली और उसकी पनिशमेंट और कब जो है मेंबर माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली का पर्सन, है ना। डेडली वीपन के साथ अगर अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन किया तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, और ये जानते हुए कि अभी एक जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके बाद भी वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बना होता है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी 145, ये सब हम देख चुके हैं। आज हमें देखना है सेक्शन 146 से, यानी कि रियोटिंग से। ठीक है, तो 145 रियोटिंग से देखने से पहले हम देख लेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे सेक्शन 149 जो बात करती है कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे सेक्शन 149 को, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो जो सेक्शन हमने पढ़ी है 141 से 145 तक, तो उसके साथ 149 भी पढ़ी जाएगी पहले। तो पहले 149 देखेंगे, उसके बाद रियोटिंग देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए 149, स्क्रीन थोड़ी ब्लर्ड हो गई है, आप लोग अपना अपना बैरेक में देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object। तो यहाँ पर बोला गया है कि if an object is committed by any member of an unlawful assembly, words को बहुत ध्यान से देखिएगा। if the offense is committed by any member लिखा हुआ है, any member, सारे members के द्वारा नहीं, any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, और फर्स्ट कंडीशन इज दैट। ठीक है, ये दो पैराग्राफ में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly. Secondly, such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. Every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। क्या कहा गया है इसमें? हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। इसमें कहा गया है यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया, इसका पहला पार्ट हो गया इसका। क्या कि कोई विधि विरुद्ध जमाव का किसी सदस्य द्वारा, सभी सदस्य नहीं लिखा है यहाँ पे, किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनलॉफुल असेंबली में 5 या 5 से अधिक मेंबर्स जितने भी हैं उन सभी को लायबिलिटी के अंतर्गत लाने के लिए, उन सभी को लायबिल बनाने के लिए ये जरूरी है कि उनमें से किसी एक ने या किसी ने या दो ने, है ना, किसी भी मेंबर ने कोई ना कोई अपराध किया हो उस अनलॉफुल असेंबली के प्रोसिक्यूशन में। पहली चीज। दूसरी चीज कि उनमें से जो मेंबर्स हैं वो ये जानते हैं, उनको संभाव्यता मतलब उनको पूरी पूरी जानकारी है इस चीज की कि जिस अनलॉफुल असेंबली का वो पार्ट है उसके प्रोसिक्यूशन में कोई ना कोई अपराध तो होना ही है। इस चीज की बारे में उनको ज्ञान है ना। कि क्या ज्ञान है? इस बात का ज्ञान है कि ये जो उद्देश्य है, ये जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉन्सिक्वेंस में कोई ना कोई अपराध तो होना ही है। तब उस अपराध के किए जाने के समय, अब ये बात यहाँ पर याद रखना है, उस अपराध के किए जाने के समय जो जो मेंबर वहां पर उपस्थित है तो वो सभी मेंबर को ये माना जाएगा कि वो लायबल है अंडर 149, उसी तरह से, सेम तरह से जो अपराध एक्चुअली में कमिट हुआ है। यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में अंतर होता है। कॉमन इंटेंशन में क्या होता है कि सभी का इंटेंशन सेम होना चाहिए,
सभी का इंटेंशन सेम होता है और सेम इंटेंशन से व्यक्ति काम करता है, और फिर उसके अग्रसर में मतलब इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जब काम करते हैं तो लाइबिलिटी बनती है। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का कोई रोल नहीं है, इंटेंशन कॉमन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट सेम है सबका, पर्पस सेम है, ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस सेम है। मतलब ऑब्जेक्ट भी कौन से ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 141 के 5 ऑब्जेक्ट्स में से। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिले हुए हैं और मिलकर के 141 के 5 ग्राउंड्स 5 ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने के लिए असेंबल्ड हुए हैं, या दैट मींस इट इज अनलॉफुल असेंबली, और उसके परसुएंस में उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है कोई मेंबर, और उस समय जिस समय ऑफेंस कमिट किया गया है उस समय उन 5 या 5 से ज्यादा मेंबर्स में से जितने भी थे, अगर उस समय जिस समय ऑफेंस किया गया है वहां पर उपस्थित है, मियर प्रेजेंस, सिर्फ प्रेजेंट भी है, भले उन्होंने कोई ओवर्ट एक्ट नहीं भी किया है, तब भी वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माने जाएंगे। और जो अपराध एक्चुअल में कमिट हुआ है, एक्चुअल में जिस मेंबर ने कमिट किया है, तो वही सेम अपराध से सभी को पनिशमेंट मिलेगी जो उस अपराध के समय पे वहां पे प्रेजेंट थे, भले ही उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन या कोई एक्टिव एक्ट नहीं किया हो। ये सेक्शन 149 है। बात क्लियर हुई, समझ में आई सारे पॉइंट्स? यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज है कि किसी भी मेंबर ने अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट की प्रोसिक्यूशन में कोई अपराध किया हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मेंबर्स में से किसी भी मेंबर ने या सभी मेंबर्स को इस बात का नॉलेज है कि उस ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में कोई ना कोई ऑफेंस तो कमिट होगा ही, है ना, न्यूज टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उनको ये भी पता है कि कोई ना कोई अपराध जो है इसके कॉन्सिक्वेंस में कमिटेड होगा ही होगा, और ऐसा ऑफेंस कमिट जिस समय हुआ उस समय, या ऐसी संभाव्यता का ज्ञान रखते हुए जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, अगर को मेंबर जो है इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली, उस समय पर अगर वो मेंबर्स हैं असेंबली के जिस समय अपराध हुआ है, तो वो सभी उसी ऑफेंस के गिल्टी होंगे, उसी अपराध के लिए दायित्व के अधीन होंगे जो एक्चुअल में अपराध हुआ। अगर मर्डर किया है तो मर्डर के लिए, चोरी की है तो मतलब डकैती वगैरह का प्लान बनाया तो डकैती के लिए, जो भी अपराध के लिए अनलॉफुल असेंबली इन लोगों ने की है वो अपराध के ये लोग दायित्व के अधीन होंगे। क्लियर है? कोई डाउट इतनी बात में? नो मैम। ठीक है, ये है आपका 149। और इसमें कुछ बता देती हूँ आपको। अब एक पॉइंट और यहाँ पर आता है कि सपोज कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने अपराध किया, एक अपराध मतलब अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर्स थे, अनलॉफुल असेंबली में 12 लोग थे मान के चलिए। अब ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये एक अनलॉफुल असेंबली है, इसमें 12 लोग थे और इन 12 लोगों ने मिलकर के अनलॉफुल असेंबली के कॉन्सिक्वेंस में कोई अपराध कमिट किया है, कन्विक्शन हुआ। लेकिन उन 12 के 12 लोगों की में से सिर्फ 4 लोग आइडेंटिफाइड हो पाए, बाकी के आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए। आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए मतलब ये प्रूफ हो गया है कि हाँ अनलॉफुल असेंबली है, 12 लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, मतलब उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पहचान नहीं हो पा रही है मतलब नेम से, या सपोज करो उनमें से कुछ फरार हो गए या समथिंग कुछ, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि एक अपराध में जो गठित हुआ है अनलॉफुल असेंबली के माध्यम से उसमें 12 लोग थे, 5-6 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई या 4 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई, बाकी की नहीं हो पाई, तो इस कारण से 149 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन 4 लोगों पे को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जरूरी नहीं है कि अरे मिनिमम 5 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कम से कम 5 लोग तो होना ही चाहिए, तो 5 लोग होना चाहिए। अगर 4 लोग मिलकर असेंबल्ड होकर के कोई अपराध कमिट करने के लिए, या जो 141 में जो ऑब्जेक्ट बताए उनको अग्रसर करते हैं, और 4 लोग हैं, तो 141 कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। 141 के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए।
लेकिन जहाँ पे 5 से ज्यादा मेंबर्स हैं या 5 ही मेंबर्स हैं, और लेकिन आइडेंटिफिकेशन सिर्फ 4 का हो पाया, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि हाँ अनलॉफुल असेंबली की कॉन्सिक्वेंस में अपराध हुआ, तो बस सिर्फ इतना प्रूफ होना जरूरी है कि अनलॉफुल असेंबली के जो 5 ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट के कॉन्सिक्वेंस में इन लोगों ने अपराध किया, उस समय पे प्रेजेंट थे, इतना पर्याप्त है। आइडेंटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं हो पा रही है तो 149 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो 4 लोग जो है कन्विक्ट हो जाएंगे अनलॉफुल असेंबली के लिए, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि 5 थे, यानी कि अनलॉफुल असेंबली थी और कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसर में काम किया है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर है, ये जो नीचे वाली लाइन है कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली। तो अपराध गठित मतलब अपराध होने के समय पर जो मेंबर्स हैं उनका अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना जरूरी है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी मेंबर अनलॉफुल असेंबली को किसी भी स्टेज पर छोड़ सकता है, क्विट कर सकता है। अगर कोई मेंबर अनलॉफुल असेंबली को क्विट कर देता है उसके कमीशन के टाइम पे, तो ये होगा कि वो उस टाइम पे मेंबर था ही नहीं अनलॉफुल असेंबली का जिस टाइम पे अपराध हुआ। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के टाइम पर क्या है, वो उस अपराध का मतलब जिस समय वो अपराध किया जा रहा था उस समय उसका मेंबर होना जरूरी। तो मेंबर होना जरूरी कैसा कैसा माना जाएगा कि जरूरी है? मेयर प्रेजेंट, ओवरटेक की कोई जरूरत नहीं है। अगर बस वहां पे प्रेजेंट है, ये जानते हुए कि हाँ यहाँ पर जो है कोई गलत काम होने वाला है और आप बने हुए हो उस जगह पर, मतलब आप असेंबली के मेंबर हो। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में भी कल देख चुके हैं बीइंग मेंबर वाले में, कि आप सपोज करिए मिले, आपको पता चला कि ये तो अनलॉफुल असेंबली है, आपको पता चला, उसके बाद भी अवेयर होने के बाद भी आप बने हुए, मतलब आप मेंबर हो, है ना। अगर आप वहां से हट जाते तो ठीक है, लेकिन अभी भी आप मेंबर हो, भले ही आप वहां खड़े हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन आप गए थे उस असेंबली का पार्ट बनने, आपने देखा कि हाँ यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है और ये है, उसके बाद भी आप डिसएग्री नहीं कर रहे हो, तो वहां पे एग्री, मतलब वहां पे एक टाइप से आप उनको हाँ उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो, वहां पर हो, प्रेजेंट हो, भले ही आपने खुद ओवरटेक नहीं किया कुछ, तो माना जाएगा कि आप क्या हो, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर सडन क्वेरल या सडन फाइट हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, सडन क्वेरल या सडन फाइट जो होती है वो अनलॉफुल असेंबली या रियोटिंग में काउंट नहीं होती है, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली है या अभी जब हम बलवा पढ़ेंगे रियोटिंग है या 149 है, यहाँ पर अगर सडन क्वेरल हो जाए, एकदम अचानक दो दो लोगों के बीच में लड़ाई जनरेट हो जाए, मतलब नॉर्मली थे और अचानक से दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, कोई प्रायर कंसर्ट नहीं है ना कि दो लोगों ने पहले से प्लानिंग करी और झगड़ा करने लगे और बाद में एक दूसरे को मारने लगे। अचानक से कोई दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है और अचानक से झगड़ा होने के कारण सपोज करो कि यहाँ से उसके फेवर में दो चार लोग आ जाते हैं, यहाँ से उसके फेवर में दो चार लोग आ जाते हैं, तो ये चीज जो है, ये जो है अनलॉफुल असेंबली और रियोटिंग में काउंट नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। सडन फाइट का पूछते हैं, ये अभी हम रियोटिंग में भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो जो सेक्शन 149 है उस पर ये एक केस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक तो ये लिख लीजिए आप कि नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताया गया है, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताया गया है। तो इस पे देखिए डिफरेंस पे आपने नानक चंद वाला केस लिख लिया, सेक्शन 149 एंड सेक्शन 34 में डिफरेंस। तो इस पे फर्स्ट केस लॉ क्या है, नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद एक और केस आप चाहें तो लिख सकते हैं, मुन्ना चंद वर्सेस स्टेट ऑफ असम। 2003 सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। सेक्शन 149 पे लीडिंग भी समझ लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट केस है। सेक्शन 149 पे लिख लीजिए, अमजद अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इस केस में क्या कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट इट इज इनकरेक्ट to claim that prior formation of an unlawful assembly with a common object is a must and should have been found as a condition precedent before roping the accused within the fold of section 149 of IPC। ठीक है, ये याद रखना आपको। क्या कहा गया है इसमें, इस केस में ये कहा गया कि ये जो क्लेम है कि प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए, ये गलत है। प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली with a common object is a must and should have been found on a condition precedent before roping the accused within the fold of section 149 Indian Penal Code। It is wrong, है ना, ये इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई प्रायर फॉर्मेशन हो अनलॉफुल असेंबली का, पहले से ही अनलॉफुल असेंबली हो फिर कॉमन ऑब्जेक्ट हो, नहीं। कॉमन ऑब्जेक्ट के परसुएंस में काम करते हैं, ना कि पहले प्लानिंग कर रहे हैं और फिर वो कर रहे हैं। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, मेन इंग्रेडिएंट है कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के परसुएंस में काम होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के ड्यूरेशन में होना जरूरी नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे ही गठित हुआ और सडनली उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उसको उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्ट कर दिया, तो अनलॉफुल असेंबली के लिए वो जरूरी है। ठीक, चलिए और कोई केस लॉ इसमें इम्पोर्टेंट। 5 और मोर पर्सन पे लिख लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए कि 149 में या जो है 149 के लिए 5 और मोर पर्सन होना कंपलसरी है ना, तभी जो है 149 जो है होगी 5 और मोर पर्सन। तो वो वाला जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको कि 5 या 5 से अधिक पर्सन होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आइडेंटिफिकेशन हो पाए, है ना, आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। नो नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इस पे जो केस लॉज हैं, इस पे जो केस लॉज हैं वो लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिए करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1962, ठीक है। उसके बाद एक लिख लीजिए कालू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कालू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, 2006 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कि आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है। इट वाज हेल्ड दैट कन्विक्शन ऑफ 4 ओनली अंडर सेक्शन 149 आईपीसी डज नॉट मीन दैट देयर वाज नो अनलॉफुल असेंबली। द mere fact that several accused were acquitted does not enable the 4 who are found guilty to connect that section 149 content that section 149 is inapplicable, है ना। इसमें क्या था, 27 कालू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में 27 पर्सन को ट्राइड किया जा रहा था असॉल्ट करने के लिए, हमला करने के लिए। दे वर कैरिंग वेरियस वेपन्स विद द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग इंजुरी, इंजुरी कॉज करने के कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ ये लोग बहुत सारे हथियार लिए हुए थे। इट वॉज क्लियर फ्रॉम एविडेंस दैट मोर देन 5 पर्सन टुक पार्ट इन द इंसिडेंट, ये प्रूफ हो चुका था कि 5 से ज्यादा लोगों ने उस इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया था। बट ओनली 4 ऑफ देम वर फाउंड गिल्टी एंड कन्विक्टेड, लेकिन सिर्फ 4 जो है गिल्टी ठहराए गए और कन्विक्टेड हुए
एक्चुअल ऑफेंस कमिट करने में. It was held that conviction of 4 only under section 149 IPC does not mean that there was no unlawful assembly. तो इसका मतलब ये नहीं था कि कन्विक्शन 4 का हुआ है तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है. 4 लोग तो अपराध करने के दायित्व के अधीन माने गए, लेकिन बाकी के लोग साथ में तो थे, तो उनपे तो अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लगेगा ही ना 141 का. तो ये कहा गया कि भले ही 4 को कन्विक्ट किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, तो अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लगेगा. ठीक, ये इसमें कहा गया था कालू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में. ठीक है, और ठीक है, तो ये कुछ केस लॉस थे. ओके, चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन 146. 149 क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? No. अब देख लेते हैं 146.